ये भूमिका है संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर द्वारा रचित एक रचना है। पहले संस्करण के वक्त में मैंने ये संकेत किया था कि ये पुस्तक अपूर्ण है। अगले संस्करण में वह पूर्ण कर दी गई, लेकिन दूसरा संस्करण इतना जल्दी में निकाला गया कि पुस्तक पर में कोई काम नहीं कर सका। तीसरा संस्करण भी प्राय अचानक ही सिर पर आ धमका, किंतु इस बार ये उचित जान पड़ा कि नए संस्करण में विलम्ब चाहे हो, लेकिन इस बार अपनी सूझबूझ और अधुनातन अनुसंधान के अनुसार इस ग्रंथ का संशोधन कर देना आवश्यक है। मेरा ख्याल है संशोधन के बाद अब ये पुस्तक पहले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ, अधिक रोचक, अधिक सुसंबद्ध और अधिक पूर्ण हो गई है, यद्यपि अपूर्ण ये अब भी है। पहले संस्करण में आर्य द्रविड़ समस्या का वृतांत बहुत ही संक्षिप्त था। इस बार वह अधिक विस्तृत और अधिक पूर्ण मिलेगा। इसी प्रकार आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन नामक प्रकरण भी फिर से लिखा गया। स्थापना तो इस प्रकरण की अब भी वही है जो पहले थी, किंतु अनेक नए परिणामों और नई युक्तियों के आ जाने से ये स्थापना अधिक प्रभावशाली हो गई है। बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर साकत प्रभाव भी बिल्कुल नया अध्याय है। पहले संस्करणों में तंत्र साधना का वृतांत था ही नहीं, इस बार भी वह संक्षेप में ही दिया गया है, लेकिन इतने से ही पाठकों को यह समझने में आसानी होगी कि धर्म और काम को समन्वित करने में मध्यकालीन साधकों की कितनी कठिनाई हुई है और बाद के साहित्य और संस्कृति पर इस प्रयोग का क्या प्रभाव पड़ा। इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया है। इस क्रम में बहुत सी सामग्रियाँ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डाली गई है और अनेक नई युक्तियों, नई आशंकाओं और नए अनुमानों और नए प्रसंगों का समावेश यथास्थान किया गया है। 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ उसका बीज मुगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रसार में था। इस उद्भावना को मैंने विशेष रूप से रेखांकित किया है। आशा है भारत की सांप्रदायिक समस्या के समझने में पाठकों को उसे सहायता मिलेगी। सबसे कम परिवर्तन ग्रंथ के 4वें अध्याय में किया गया है। कंपनी सरकार की भाषा नीति के बारे में जो 2-4 बातें कही गई है, उजाफा केवल वे ही है, बाकी सब का सब वही है जो पहले के संस्करणों में था। यद्यपि उपशीर्षक लगा देने से ये अंश भी अधिक आकर्षक और कम बोझिल हो गया है। हाँ, ग्रंथ का उपसार पहले नहीं लिखा गया था, वह इसी संस्करण में सम्मिलित किया गया। कुछ खास प्रसंग है जिन पर ध्यान आसानी से जा सकता है, किंतु उनके सिवा भी ग्रंथ में जगह जगह अनेक नई बातें जोड़ी गई, अनेक बातें काट कर हटा दी गई और अनेक अंश फिर से लिखे गए। अपने जानते मैंने इस महल को बार झाड़ बुहार कर सवस कर दिया। आशा है अब विद्वानों को नाक चिकोड़ने की जरूरत जरा कम पड़ेगी। हिंदी भाषी भारतीय कवि जागरूक है, ये बात मैंने कुरुक्षेत्र के प्रकाशन के समय भी देखी थी और आजकल उर्वशी के प्रकाशन के बाद भी देख रहा हूँ। किंतु संस्कृति के 4 अध्याय का जितना प्रबल समर्थन और जैसा कठिन विरोध हुआ, उससे भी हिंदी भाषियों की जागरूकता का बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। लगभग 6 वर्षों के भीतर इस ग्रंथ के लेखक को कोई 300 पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश पत्रों में ग्रंथ परिमार्जन के सुझाव थे। कुछ पत्र ऐसे भी है जिनमें ग्रंथ की पूरी पूरी प्रशंसा की गई अथवा ये कहा गया कि लेखक अज्ञानी और मूर्ख है। इस ग्रंथ से प्रेरित पुस्तकों, प्रचार पुस्तिकों व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंधों में जो कुछ लिखा गया अथवा मंचों से इस ग्रंथ के बारे में भाषण दिए गए, उनसे ये पता चलता है कि मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी है और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। उग्र हिंदुत्व के समर्थक तो इस ग्रंथ के से काफ़ी नाराज है। नाराजगी का एक पत्र मुझे अभी हाल ही में एक मुस्लिम विद्वान ने भी लिखा है। ये सब अप्रिय बातें हैं, नाराज मैं किसी को भी नहीं करना चाहता। मैंने जो कुछ लिखा है वह मेरी शिक्षा, दीक्षा और चिंतन का परिणाम है। मेरा ये विश्वास है कि यद्यपि मेरी कुछ मान्यताएं गलत साबित हो सकती है, लेकिन इस ग्रंथ को उपयोगी मानने वाले लोग दिनों दिन अधिक होते हो जाएंगे। ये ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। सारे विरोधों के बीच वह अपना काम करता जाएगा, लेकिन तमाम कोलाहल के बीच ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि जिन लोगों के लिए पुस्तक लिखी गई है उन्हें ये खूब पसंद आई। नापसंद ये उन्हें हुई जिनके लिए शायद ये है ही नहीं। खास दिलचस्प की बात तो ये है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है। पंडित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आज फिर दोहराता हूँ कि ये महल साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ। इतिहास की ओर मैं शौक़ से गया हूँ और शौक़ से ही मैं उसकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। साहित्य की ताजगी और वेदकता जितनी शौकिया लेखक में होती हैं, उतनी पेशेवर में नहीं होती। कृति में प्राण उधेलने का दृष्टांत बनाकर शौकिया लेखक ही देते हैं। थरथराहट, पुलक और प्रकंपन ये गुण शौकिया की रचना में होते हैं।
पेशेवर लेखक अपने पेशे के चक्कर में इस प्रकार मोह रहते हैं कि क्रांतिकारी विचारों को वे खुलकर खेलने नहीं देते। मतभेद होने पर भी वे हुक्म आखिर तक परंपराओं का ही मानते हैं। संस्कृति का इतिहास स्वकीय शैली में ही लिखा जा सकता है। इतिहासकार अक्सर एक या दो शाखाओं के प्रामाणिक विद्वान होते हैं। ऐसे अनेक विद्वानों की कृतियों में बैठकर घटनाओं और विचारों के बीच संबंध बिठाने का काम वही कर सकता है जो विशेषज्ञ नहीं है, जो सिक्कों, ठीकरों और ईंटों की गवाही के बिना नहीं बोलने की आदत के कारण मौन नहीं रहता। सांस्कृतिक इतिहास लिखने के मेरे जानते दो ही मार्ग है, या तो उन्हीं बातों तक महदूद रहो जो 20 बार कही जा चुकी है और हर प्रकार खुद भी बोर हो जाओ और दूसरों को भी बोर करो, अथवा आगामी सत्यों का पूर्वाभास दो, उनकी खुलकर घोषणा करो और समाज में निम हकीम कहलाओ, मूर्ख और अधपगले की उपाधि प्राप्त करो। अनुसंधान विद्वानी सत्यों को तर्क से पकड़ता है और समझता है सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में है। मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ फोसिल बनने लगती है, पत्थर बनने लगते हैं, दंतकथाएं और पुराण बनने लगती है। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिल डाल देता है जिसे वे साफ साफ दिखाई न पड़े। जैसे बुद्धि की अंगुली उन्हें सुने से दूर रहे, ये झिलमिल बुद्धि को कुंठित और कल्पना को तीव्र बनाती है, उत्सुकता में प्रेरणा भरती है और सपनों की गांठ खोलती है। घटनाओं के स्थूल रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है जिसकी कल्पना सजीव हो। इसलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होते। जिन सीधे साधे पाठकों के मन पर पूर्वाग्रह की छाया नहीं है, उन्हें कल्पक की कृति सच्चाई का उससे ज़्यादा हाल बताएगी जितना इतिहास के प्रमाणिक ग्रंथों से जाना जा सकता है। प्रमाणिक ग्रंथों के तथ्य शायद ही कभी गलत पाई जाए, लेकिन उनका विवरण हमेशा गलत और निर्जीव होता है। रामधारी सिंह दिनकर, आर्य कुमार रोड, पटना, 4 अगस्त 1962 को। इससे पहले इन्होंने लेखन का निवेदन प्रथम संस्करण से, एक समय में इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, किंतु जब से कविता और निबंध में लगा हूँ तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट सा गया है। तब सन 1950 में छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से उलटनी पड़ी और धीरे धीरे मैं फिर से इतिहास की गहराई में उतरने लगा। मेरी पहली जिज्ञासा ये थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन किन बातों से भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। कारण की खोज करता हुआ मैं ढूंढ कर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा। फिर जिज्ञासा कुछ और विस्तृत हुई और मन ने जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा है। लगभग 2 वर्षों के अध्ययन के पश्चात मेरे सामने ये सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई और हमारी संस्कृति का इतिहास इन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। पहली क्रांति तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए जब भारतवर्ष में उनका आर्यतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्यतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वह आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज बना और आर्य तथा आर्यतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के लिए दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्यतर जातियों का अंशदान है। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया और उपनिषदों की चिंतन धारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में सवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म और संस्कृति में जो गंदलापन आया वह काफ़ी दूर तक इन्हीं सवालों का परिणाम था। तीसरी क्रांति उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति हमारे अपने समय में हुई जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ और उसकी संपर्क में आकर हिंदुत्व और इस्लाम दोनों ने नव जीवन का अनुभव किया। इस पुस्तक में इन्हीं 4 क्रांतियों का संक्षिप्त इतिहास है। पुस्तक का उचित नाम कदाचित भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था, किंतु वह नाम मन में आकर फिर लौट गया और मुझे ये अच्छा लगा कि इस पुस्तक को मैं संस्कृति के 4 अध्याय को। पुस्तक लिखते लिखते इस विषय में मेरी आस्था और भी बढ़ गई कि भारत की संस्कृति आरंभ में ही सामासिक रही है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देश में जहाँ भी जो हिंदू बसते हैं उनकी संस्कृति एक है एवं भारत की प्रत्येक क्षेत्रीय विशेषता हमारी इसी सामाजिक संस्कृति की विशेषता है। तब हिंदू व मुसलमान है जो देखने में अब भी 2 लगते हैं, किंतु उनके बीच भी सांस्कृतिक एकता विद्यमान है जो उनकी भिन्नता को कम करती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इस एकता को पूर्ण रूप से समझने में असमर्थ रहे। ये कार्य राजनीति नहीं, शिक्षा और साहित्य के द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। इस दिशा में साहित्य के भीतर कितने ही छोटे बड़े प्रयत्न हो चुके हो, वर्तमान पुस्तक भी उसी दिशा में एक विनम्र प्रयास है। ये पुस्तक विद्वानों का एक विशिष्ट सुनकर तैयार की गई है, किंतु इसे मैंने विद्वानों और विशेषज्ञों के पढ़ने के लिए नहीं लिखा है। असल में ये उनके काम की चीज़ है जो खोजपूर्ण ग्रंथों का सामना नहीं करना चाहते, जो भारतीय संस्कृति को समझना तो चाहते हैं, किंतु जिनके पास सैकड़ों ग्रंथों के व्यू में जाने का अवकाश नहीं है तथा जो अनुसंधान और खोज की नीरस भाषा से भी घबराते हैं। संक्षेप में इसके
मुख्य पाठक जनसाधारण ही होंगे, ऐसी मेरी कामना है। इसके आकार को देखकर उन्हें घबराना नहीं चाहिए। जिस अथाह विषय का इस पुस्तक में आख्यान है, उसके लिए ऐसी 100 जिल्दें भी शायद ही काफ़ी हो। संस्कृति का विषय अपार है। एक व्यक्ति के लिए तो ये संभव ही नहीं है कि वह अपने सारे जीवन में भी वह इसके साथ पूरा न्याय कर सके। मैंने जो इस काम में हाथ लिया है वह इस कारण नहीं कि मैं इतिहास की सेवा करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि स्वतंत्रता के बाद से देश में संस्कृति के नारे बड़े ज़ोर से लगाए जा रहे हैं, किंतु जनसाधारण के सामने ऐसी सामग्री का प्राय अभाव है जिसे वह ये समझ सके कि भारत की संस्कृति क्या है, कैसे कैसे वह बढ़ती है और आगे वो कौन से रूप ले सकती है। इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है, किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिनमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में उतार दी गई हो। और अंग्रेजी में कोई ऐसी पुस्तक होती भी तो उससे उन पाठकों का तो काम नहीं चलता जिनके लिए मैंने ये ग्रंथ लिखा है। इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ, फिर भी पूरी संभावना है कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रहार होंगे और विद्वानों के पास उठने बैठने वाले लोग कहेंगे कि अमुक स्थापना केवल अनुमान पर आधारित है और लेखक की अमुक उक्ति केवल सत्य है। किंतु उसके बाद भी कट छट कर जो बचा रहेगा वह काफ़ी प्रमाणिक होगा और हमारे देश का उतने से भी कल्याण होगा। असत्य और अनुमान चाहे जितने हों, किंतु जो प्रतिमा इस पुस्तक में खड़ी की गई है वह निर्जीव नहीं है। मेरी आशा है कि पाठक जब इस पुस्तक को हाथ में लेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की प्रतिमा उनसे अनंत तक बात करती चली जाएगी। मेरा अपना क्षेत्र तो काव्य है और मेरे साहित्यिक जीवन का यश और अपयश मेरे काव्य पर निर्भर करता है, किंतु जिस परिश्रम से मैंने ये पुस्तक लिखी है उस परिश्रम से मैंने और कुछ नहीं लिखा। मैंने पाठकों से ये कभी भी अनुरोध नहीं किया कि वे मेरी किसी भी कृति को पढ़े, किंतु इस ग्रंथ को एक बार देख जाने का अनुरोध मैं सबसे करता हूँ। मेरे जानते हुए ये ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया हूँ और अब उसे पाठकों के पास आश्वासन के साथ भेज रहा हूँ कि कुछ थोड़ी अपूर्णता अगले संस्करण में दूर कर दूंगा। यूँ तो अपूर्णता पुस्तकों का नित्य धर्म है। आर्य कुमार रोड, पटना, 4 जनवरी 1956 को। रामधारी सिंह दिनकर।